नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, यूजीसी नेट या जेआरएफ करने के क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ कर सकते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के फॉर्म कब भरे जाते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आदि बातों की जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो यदि आप नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट और जेआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो नेट क्या होता है इस बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही इसका परिचय हो जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक प्रकार की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। इसको पास करने के लिए आपको 2-4 साल की क्लासेस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आप घर पर बैठकर इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसके साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं और आप घर पर बैठकर इसकी तैयारी करके इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो इसके आधार पर आप किसी भी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरी बात रही जेआरएफ क्या होता है। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है और जेआरएफ जो लोग कर लेते हैं उनको पीएचडी करने के दौरान स्कॉलरशिप मिलती है। और देखिए जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो 30,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का होता है। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है इस बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जेआरएफ और नेट दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होता है, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। यदि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों का ऑप्शन चुना है तो आप दोनों के लिए एक ही एग्जाम दे सकते हैं और उस एग्जाम में यदि आपकी अच्छी मेरिट आई तो आप जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि नेट और जेआरएफ करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला नेट और जेआरएफ करने का फायदा यह है कि आप नेट करने के बाद में किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ नेट करने का दूसरा फायदा यह है कि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में छूट मिल जाती है। अधिकांश यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं जहां पर नेट करने वालों को पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, फाइनली उनको वहां पर पीएचडी में बिना पीएचडी प्रवेश परीक्षा दिए ही एडमिशन उनका हो जाता है। अगला फायदा यह होता है कि जेआरएफ यदि अभ्यर्थियों को मिल जाता है तो उनको स्कॉलरशिप के आधार पर पीएचडी करने में बहुत सुविधा रहती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो ऐसे अभ्यर्थियों को दी जाती हैं जिन्होंने नेट कर रखा है। नेट करने के और भी क्या क्या फायदे हैं इस बारे में भी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन लोग नेट और जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जनरल, अनरिजर्व और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक प्राप्त किए हैं वे लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं यदि उनके पीजी में 50% अंक हैं तो वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पूर्व अपनी पीएचडी कर ली है उन लोगों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। अब बात करते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीजी कर रहे हैं क्या वे लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग पीजी कर रहे हैं वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस दिन उनका नेट या जेआरएफ का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 2 साल के अंदर उनका पीजी जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। और यदि वे जनरल, अनरिजर्व या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें उनके 55% अंक अवश्य आ जाने चाहिए। और यदि वे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में अवश्य आने चाहिए, अन्यथा उनका जो नेट का सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहेगी और वे लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात नेट के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है,
कोई भी अभ्यर्थी नेट के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही उसकी उम्र 50 साल हो, 55 साल हो या 60 साल हो। अब बात करते हैं कि जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जनरल मेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, यदि उनकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो वे लोग जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और फीमेल, चाहे वे जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो, सभी के लिए जो जेआरएफ करने की मैक्सिमम आयु रखी गई है वो 35 वर्ष रखी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 35 वर्ष या इससे कम है और वे इन श्रेणियों से संबंधित है तो वे लोग भी जेआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो नेट का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। आपने देखा होगा कि यूपी टेट और अदर स्टेट वाले जो टेट होते हैं उनकी वैलिडिटी 5 साल होती है और सी टेट की वैलिडिटी 7 साल होती है, परंतु नेट का सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। यदि आपने एक बार नेट पास कर लिया तो आप जब तक जिंदा रहेंगे आप उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं, बीच बीच में आपको बार बार नेट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट और जेआरएफ के लिए आवेदन कब किए जाते हैं? तो देखिए, नेट और जेआरएफ के लिए साल में 2 बार आवेदन किए जाते हैं। देखिए, पहला होता है मार्च में और दूसरा होता है सितंबर में। उसके बाद में बात करते हैं कि परीक्षा कब होती है। तो देखिए, मार्च में जो आवेदन भरे जाते हैं उसके लिए परीक्षा जून के महीने में होती है और जो फॉर्म सितंबर के महीने में भरे जाते हैं उसके लिए परीक्षा दिसंबर में होती है। मोस्टली साल में 2 बार परीक्षा होती ही है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ये शेड्यूल थोड़ा बहुत गड़बड़ा भी जाता है, परंतु मोस्टली यही देखा गया है कि साल में 2 बार ही परीक्षाएं होती हैं और उसके लिए जो शेड्यूल मैंने बताया है वो ही शेड्यूल अधिकांशतः रहता है। आइए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है। तो देखिए, जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपए शुल्क देना होता है। इसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपए शुल्क देना होता है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होता है। आइए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, नेट और जेआरएफ के लिए जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड में अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और कंप्यूटर पर बैठकर अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अन्य परीक्षाओं के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर 100 अंकों का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। और इस पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी, साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरा पेपर है वो होता है आपके सब्जेक्ट का, यानी जिस विषय से आप नेट करना चाहते हैं उस विषय का आपको दूसरा पेपर देना होता है। दूसरा पेपर जो होता है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाते हैं 200 अंकों के। कुल मिलाकर आपके जो पेपर है उसमें 150 प्रश्न आते हैं और इन 150 प्रश्नों के जो अंक होते हैं वो 300 अंक होते हैं और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और 3 घंटे में आपको ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दोनों पेपरों के मध्य किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होता है। फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है उस बारे में भी वीडियो आपको हमारे चैनल के आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे सब्जेक्ट वाले पेपर हैं उनका सिलेबस हम कैसे डाउनलोड करें इस बारे में भी एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि किस विषय का क्या सिलेबस रहता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो परीक्षा होती है क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होती है या निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यूजीसी नेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आपने यदि किसी प्रश्न का गलत उत्तर भी दे दिया तो भी यहाँ पर कोई समस्या की बात नहीं है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि यहाँ पर पेपर किस भाषा में आता है। तो देखिए, यदि आपने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है तो पेपर आपको अंग्रेजी भाषा में ही देखने के लिए मिलेगा और यदि आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर पेपर केवल हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में आता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो भाषा वाले होते हैं तो उनके पेपर उनकी भाषाओं में आते हैं, अन्यथा जितने भी सब्जेक्ट हैं अदर उनके पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनके जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उन सभी में नेट और जेआरएफ के सेंटर बनाए जाते हैं। तो देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप यूजीसी नेट और जेआरएफ इंफॉर्मेशन ब्रोशर देख सकते हैं। वहां पर आपको पूरे के पूरे एग्जाम सेंटर की लिस्ट मिल जाएगी और आप उसमें से अपनी सुविधा के अनुसार एग्जाम सेंटर का चयन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि क्या नेट और जेआरएफ के लिए हमें अलग अलग फॉर्म भरना होता है। तो देखिए नेट और जेआरएफ के लिए हमें एक ही फॉर्म भरना होता है। तो देखिए जब हम यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा ऑप्शन आता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यदि हम जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात जेआरएफ और नेट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला ऑप्शन चुनना है, अदरवाइज हमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऑप्शन चुनना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मेरिट किस प्रकार से बनती है और कितने अंक हमें पास होने के लिए लाने पड़ते हैं। जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दोनों पेपरों का जो योग होता है उसका 40% अंक इनको अवश्य लेके आना है, तभी ये लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनको 35% अंक अवश्य लाने हैं। तो देखिए फाइनली नेट कौन कौन लोग क्लियर करते हैं उसको किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले जो मार्क्स हैं वो कितने कैंडिडेट ने प्राप्त किए हैं। उसके बाद में ये देखा जाता है कि उस विषय में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसका 6% निकाला जाता है। यदि पास करने वालों की संख्या उस विषय में 6% से कम है तो सारे के सारे अभ्यर्थी पास मान लिए जाते हैं। यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने वालों की संख्या 6% से कम होती है तो सभी कैंडिडेट पास मान लिए जाते हैं, और यदि पास होने वालों की संख्या 6% से ज्यादा होती है तो फिर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को पास किया जाता है। अर्थात जो लोग अच्छी मेरिट प्राप्त करते हैं, जिनके अच्छे नंबर आते हैं, वे ही लोग नेट क्वालिफाइड माने जाते हैं और बाकी लोग जो है डिसक्वालिफाइड माने जाते हैं और उनको फिर से प्रयास करना होता है। तो देखिए जो लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके भी टॉप परसेंटेज वाले जो लोग होते हैं वो भी कैटेगरी वाइज सिलेक्ट करके उनको जेआरएफ अवार्ड की जाती है। जेआरएफ तभी अवार्ड की जाती है जब उन्होंने आवेदन करते समय असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ वाला ऑप्शन चुना होता है। यदि उन्होंने वो ऑप्शन नहीं चुना होता है तो फिर उनको जेआरएफ अवार्ड नहीं की जाती है। ये थे यूजीसी नेट और जेआरएफ से जुड़े हुए प्रश्नों के आंसर। यदि आपको भी किसी प्रश्न के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते रहते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।